हमारे साथ अभी बात करने के लिए मौजूद है गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर आलिया मैम। मैम, आज जीएमसी में ब्रेस्ट स्क्रीनिंग का कैंप लगाया गया था, थोड़ा इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि क्या है। देखिए, ये यहाँ पे सिर्फ ब्रेस्ट नहीं है, ब्रेस्ट और सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग कैंप है। ये ऐसे दो ऐसे कैंसर्स हैं जो औरतों में बहुत कॉमन है। ब्रेस्ट नंबर 1 में माना जाता है और सर्वाइकल कैंसर सेकंड नंबर है, जो मोस्ट कॉमन कैंसर्स अमंग फीमेल्स हैं। और इतने कॉमन कैंसर्स हैं कि हमारे कंट्री में एक दिन में 200 औरतें सर्वाइकल कैंसर से मर रही हैं। वजह इसकी क्या है कि ये कैंसर बहुत लेट डिटेक्ट होता है। औरतें आती नहीं हैं पहले टेस्ट करवाने के लिए, जब आती हैं तो बहुत लेट स्टेज पे होती हैं, क्योंकि जो भी सिम्टम्स इनके आते हैं वो लेट स्टेजेस पे पेशेंट प्रेजेंट करता है। हर कैंसर की 4 स्टेजेस होती हैं, 1, 2, 3 और 4, और जो सिम्टम्स जब आते हैं वो 3 या 4 स्टेज पे पेशेंट को आते हैं, तो वो औरतें फिर उस लेट स्टेज पे प्रेजेंट करती हैं। पर एक स्क्रीनिंग एक ऐसा टूल है कि इसमें हम औरतों को एक अर्ली स्टेज पे डायग्नोज करेंगे ये कैंसर्स। जैसे फर्स्ट स्टेज या जो सर्वाइकल कैंसर है, इसमें एक हम कहते हैं प्री कैंसरस स्टेज भी होती है, जो 9-10 साल स्टेज 1 से पहले प्रोसीड करती है कार्सिनोमा सर्विक्स को। तो अगर हम इसी स्टेज पे औरतों को डिटेक्ट कर लें तो क्या होगा, उनका ट्रीटमेंट बहुत ईजी हो जाएगा और वो 100% क्योर हो जाएंगी। तो इसी के लिए हमने एक स्क्रीनिंग कैंप रखा है। हर औरत जो 30 से 65 इयर्स के बीच में उम्र है उनको इस स्क्रीनिंग के लिए आना चाहिए, और हर 3 या 4-5 साल के बाद ये स्क्रीनिंग करवानी चाहिए। कोई इसमें आपको ऑपरेशन नहीं है, एक नॉन इन्वेसिव प्रोसीजर है। एक दवाई हम लगाएंगे और आपकी बच्चेदानी के मुंह को देखेंगे, उसमें कुछ चेंजेस आती हैं, जिसके बाद कुछ और टेस्ट होंगे। अगर वो एबनॉर्मल आता है तो ट्रीटमेंट भी होती है और कुछ टेस्ट फर्दर करवा सकते हैं। दूसरा वैसे ही है ब्रेस्ट स्क्रीनिंग है। यहाँ पे हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट है, आई ब्रेस्ट कहते हैं, जिससे हम ब्रेस्ट कैंसर्स को भी बहुत अर्ली स्टेज पे हम डिटेक्ट कर सकते हैं। इससे हम ब्रेस्ट को इवेलुएट करेंगे। ये भी एक नॉन इन्वेसिव प्रोसीजर है, कोई एक्सरे एक्सपोजर नहीं है, इसमें कोई बायोप्सी नहीं लेनी है। जस्ट हम ब्रेस्ट टिश्यूज़ को देखते हैं कि उसमें कोई एबनॉर्मेलिटी तो नहीं आ रही है। वो जब डिटेक्ट होगा तो उसका भी फिर फर्दर हम अर्ली स्टेज पे डिटेक्ट कर सकते हैं, फर्दर उसमें कोई और इन्वेसिव चेंज तो नहीं आ रही है। मैम, जानने की कोशिश करेंगे कि किस एज में ये बीमारी जो है एक इंसान को अपने लपेट में लेती है, एज क्या रहती है? देखिए, ये जो सर्वाइकल कैंसर है हमारा रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में होता है, मतलब जो इसकी अर्ली चेंजेस होनी शुरू हो जाती हैं 30 से हम 65 इयर्स के बीच में हम बोलते हैं कि औरतों को इस चीज़ की जांच करवानी चाहिए। कोई भी औरत जिसको पीरियड्स आते हैं, जिसकी शादी हुई हो, उनको ये स्क्रीनिंग करवानी चाहिए, ठीक है। और स्क्रीनिंग का मतलब है कि हम पहले ही उसको डिटेक्ट कर लेंगे, कैंसर बनने से पहले ही या बहुत अर्ली स्टेजेस में हम उसको डिटेक्ट कर लेंगे। 30 से 65 इयर्स के बीच में हर लेडी को ये स्क्रीनिंग करवानी चाहिए। और मैम, अगर डोडा की बात करेंगे, आज यहाँ पर कैंप लगाएगा तो कितने पेशेंट्स जो है इस बीमारी में अभी तक मुलविस हुए हैं? एग्जैक्ट डाटा तो नहीं मैं आपको दे सकती हूँ, बट काफ़ी ज़्यादा है। जो भी आते हैं हमारे पास लेट स्टेजेस पे आते हैं, जब हम उनकी ज़्यादा हेल्प नहीं कर सकते, क्योंकि अगर अर्ली स्टेजेस पे आएंगे तो ऑलमोस्ट कम्प्लीटली क्योर हो सकती है डिजीज़। पर स्टेज 3-4 पे आते हैं जब हम सिर्फ उनको रेडियोथेरेपी ऑफर कर सकते हैं, जिसके अपने साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। हाँ, थोड़ा सा तो उससे भी हेल्प की जा सकती है। ऐसा नहीं है कि स्टेज 3 और 4 के पेशेंट्स अपनी होप ही छोड़ दें, वैसा नहीं है। उनको भी हेल्प किया जा सकता है दवाइयों से, रेडियोथेरेपी से। पर अगर यही चीज़ हम बहुत अर्ली स्टेज पे डिटेक्ट कर सकें तो क्योर रेट भी बढ़ जाएगा, उसका सर्वाइवल रेट बढ़ जाएगा। मैम, आपने पेशेंट्स देखे यहाँ पर, तो किस तरह के स्टेजेस अभी पेशेंट यहाँ पर? मैंने अभी आपको बोला, जो भी हमारे पास आते हैं मोस्टली एडवांस स्टेज में आते हैं, 3rd-4th स्टेज में, क्योंकि कोई भी औरत हमेशा अपने आप को नेग्लेक्ट करती है। विदाउट सिम्टम तो वो हॉस्पिटल आएगी नहीं, और ये ऐसा कैंसर है जिसमें अर्ली स्टेजेस में सिम्टम्स होते नहीं है। और स्क्रीनिंग के लिए तो मैंने नहीं देखा है कि कोई पेशेंट वहीं से हमें बोले कि हाँ, हमें इस चीज़ के लिए स्क्रीन करो। शायद इसमें हम लोगों की भी गलती है कि उतनी अवेयरनेस पब्लिक में है नहीं यहाँ। अभी हमने ये कैंप ऑर्गेनाइज किया है, हम प्लान कर रहे हैं कि हम आगे पेरिफ्रीज में भी अपने ट्रेन स्टाफ को भेजें, कुछ आशा वर्कर्स को भी इन्वॉल्व करें, सो दैट वो थोड़ा अवेयरनेस इस बारे में पेरिफ्रीज में भी बढ़ाएं और तुमको पता चले कि हाँ, ये चीज़ टेस्ट होता है, यहाँ पे हो रहा है। हम अब ये आज तो एक कैंप हमने जस्ट ऑर्गेनाइज किया है, आगे हम प्लान कर रहे हैं कि हम वीक में 1 डे या 2 डेज रखेंगे, जहाँ पे रूटीन में हम पेशेंट्स की स्क्रीनिंग किया करेंगे, और हम पेरिफ्रीज में भी जाके कैंप्स करेंगे। पेशेंट अगर देखा जाए कि लोग जो है इस आने के लिए घबराते हैं, शर्माते हैं इसमें, लेकिन काफ़ी टाइम जो है वो बीत जाता है, तो
पेशेंट जो है इस बीमारी में मुलविस हो जाता है, तो लोगों से क्या अपील है मैडम इस तरह की? इसी आपके इस चैनल के माध्यम से मैं बोलूँगी कि नहीं डरें, आप आएँ, इसके लिए फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं और ये कोई इन्वेसिव प्रोसीजर नहीं है, कोई ऑपरेशन नहीं है, जस्ट एक आंखों से हम देखते हैं, दवाई लगा के चेक करते हैं। आप डरे नहीं, आप आएँ, जांच करवाएं, अपनी स्क्रीनिंग करवाएं ताकि आप आगे कॉम्प्लिकेशन से बच जाएं। न्यूज़ 18 के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मैम बात करने के लिए। खबर पहाड़ों के आज के शुमारे में हम आशापति ग्लेशियर के दामन में आबाद छोटे से गांव बुटला में मौजूद हैं, जहां राष्ट्रीय राइफल ने दूर दराज पहाड़ों में रहने वाले गरीब बच्चों के लिए कोचिंग क्लासेस शुरू कर रही है। मज़ीद जानकारी के लिए जानते हैं यहाँ के मकामी लोगों की ज़ुबानी। मकामी लोग हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है। तो मैम सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँ, उसके बाद मैम आर्मी की तरफ से क्या किया जा रहा है, हम कौन से स्टेप लिए गए? सर मेरा नाम निकिता चौधरी है। मैं यहाँ ड्रीमलैंड पब्लिक हाई स्कूल में ही बच्चों को गाइड करती हूँ इस कोचिंग के लिए। इंडियन आर्मी की तरफ से 4RR इंडियन आर्मी की तरफ से ड्रीमलैंड पब्लिक हाई स्कूल में ये कोचिंग JNV और सैनिक स्कूल के लिए ऑर्गेनाइज़ की गई है। हमारे पास टिल नाउ एडमिशन्स हैं, 35 से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं, जिसमें कि मोस्टली आई वुड अप्रिशिएट कि मोस्टली गर्ल्स ने पार्टिसिपेट किया है। जैसा कि सर ने भी मेंशन किया था अपनी स्पीच में कि आप सैनिक स्कूल में बच्चियां भी एडमिशन ले सकती हैं और डेफिनेटली बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है इंडियन आर्मी की तरफ से, क्योंकि यहाँ पर बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनके पास प्रॉपर कोई कनेक्टिविटी भी नहीं है। वो ऐसे एरियाज से आते हैं जहाँ पर एक प्रॉपर रोड भी नहीं होती, वहाँ से वो बच्चे इतना स्ट्रगल करके यहाँ आते हैं पढ़ने के लिए। 2 घंटे के लिए कोचिंग कराई जाती है बच्चों को डेली बेसिस पे, जिसमें कि उनके सब्जेक्ट्स कवर किए जाते हैं, साथ ही साथ उन्हें मोटिवेट भी किया जाता है। और मैं ये भी बताना चाहती हूँ, जो मैंने खुद भी महसूस किया कि मेट्रो सिटीज़ होती हैं, दिल्ली है, बेंगलोर है, ऐसी सिटीज़ जो होती हैं वहाँ पर बच्चों को एक प्रॉपर कोचिंग का एक स्ट्रक्चर मिलता है। यहाँ पर बच्चों को ये कोचिंग हमारे स्कूल में एक प्रॉपर स्ट्रक्चर के साथ ही कराई जा रही है, जो कि इंडियन आर्मी का एक बहुत ही बेहतरीन इनिशिएटिव है, जिसमें कि मेनली बच्चे को आज स्टडी मटेरियल्स भी डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। डेफिनेटली दे विल स्टडी वेल एंड वी रियली होप कि हमारे जो रिजल्ट्स हैं वो इस बार बहुत ही बेहतर हों। थैंक यू। स्टूडेंट्स भी हमारे साथ मौजूद है जिनको ये स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया गया है। आपका नाम क्या है और आपको जो स्टडी मटेरियल दिया गया है तो आपको कितना फ़ायदा मिलेगा इससे, और ये जो कोचिंग जो आपको फ्री कराई तो इससे आपको लगता है कि अगर आर्मी ये चीज़ नहीं करते इससे पहले आपको ये हो पाता? हो सर मेरा नाम अनिरुद्ध है, मैं 5वीं कक्षा में पढ़ता हूँ और हम ड्रीमलैंड पब्लिक हाई स्कूल में पढ़ते हैं। अगर आर्मी वाले ना होते तो हम अभी उतना पढ़ नहीं सकते थे, इसलिए आर्मी वालों ने हमें फ्री बुक्स दी और फ्री कोचिंग करा रही है। तो ऐसा लगता है अगर आर्मी ये चीज़ें नहीं करती तो आप ये सब कर पाते? नहीं, हम ये नहीं कर पाते हैं। तो कुछ और स्टूडेंट्स भी हमारे साथ। आपका नाम क्या है और क्या क्या? मेरा नाम रुद्राक्षी है और मैं 5वीं कक्षा में पढ़ती हूँ और हमें बहुत मज़ा आ रहा है कि ये बुक्स पढ़ रहे। हमें 1 हफ्ता हो गया पढ़ते पढ़ते, तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम इसमें पास हो जाए। तो आप कहाँ से आते हैं? हम पीछे भिज्जे से आते हैं। तो आपको लगता है अगर आर्मी इसमें आपकी हेल्प नहीं करती, कोचिंग नहीं आपको फ्री करती, तो आपको लगता है कि आप ऐसे जैसे बड़े स्कूलों में जा पाओगे? नहीं, हमें नहीं, अगर आर्मी नहीं होती तो हमें कभी नहीं ऐसे होता। हमें पढ़ाई यहाँ पे स्कूल में पढ़ाई कि फिर हमें नहीं तो बड़े स्कूल में जाने देंगे। तो इसको बेनिफिट मिलेगा? हाँ। आपका नाम भी जानना चाहूँगा, आपको कितना फ़ायदा होगा इससे? मेरा नाम खुशबू है। इससे हमें बहुत फ़ायदा हुआ। अगर इंडियन आर्मी नहीं होती ऐसी अपॉर्चुनिटी हमें नहीं मिलती, इसलिए इंडियन आर्मी ने हमें फ्री नोटबुक और बुक्स दी, उनका हम थैंक यू करते हैं। और हमें यहाँ स्कूल में ड्रीमलैंड पब्लिक हाई स्कूल में कोचिंग करवाई जाती है। टीचर यहाँ पे बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छी कोचिंग करवाते हैं। तो और भी एक चीज़ जानना चाहेंगे, आपसे जानना चाहूँगा कि ये जो आर्मी ने यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ की कोचिंग क्लासेस, तो आपको लगता है कि इस इलाके में ऐसा मुमकिन हो पाता अगर ये आर्मी ये सब चीज़ें नहीं करती? क्या ये सब मुमकिन था? नहीं, ये मुमकिन नहीं था। लोग इतना एफर्ट नहीं कर सकते हैं। अगर आर्मी वाले नहीं होते तो मुझे नहीं लगता कि बच्चे आगे जा पाते, अपनी स्टडीज़ को जारी रख सकते हैं। तो कितना बेनिफिट मिलेगा बच्चों को? मुझे लगता है कि इससे बच्चों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, आगे जाने में इनको सपोर्ट मिलेगी। इस बारे में कमांडिंग ऑफिसर कर्नल रजत पवार ने क्या कहा, आप पहले ये सुनिए। 1 मंथ लॉन्ग कोचिंग क्लासेस हैं जो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी हैं। हमारा एम होता है कि स्टूडेंट्स को एम्पावर करें और उन्हें
अच्छी कोचिंग दिलवा के, ताकि वो इन एग्जामिनेशंस में पास हों। पिछली बार जैसे बताया, क्योंकि 2 साल के कोविड के गैप के बाद शुरू हुई थी क्लासेस, अपटेक लेवल इतना अच्छा नहीं था। कुछ एक स्टूडेंट्स को एक्स्ट्रा कोचिंग भी दी गई थी, बट 2 स्टूडेंट्स हैड मेड इट। और मुझे उम्मीद है इस बार जितने अभी तक 36 स्टूडेंट्स हैं, आई एम श्योर कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे मेहनत करके ये जो एग्ज़ाम्स है सैनिक स्कूल और JNV का, इसमें रजिस्टर करें और अपना मेहनत करके इसको क्लियर करें। आप लोग बच्चों अभी 5th 6th क्लास है, फ्यूचर है हमारे देश का। आपसे ही हमारा देश आगे बढ़ेगा, तो एजुकेशन इस मामले में बहुत इम्पॉर्टेंट है। और अगर आपको हेल्प करके इन आप प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट्स में चले जाते हो तो आपका एक लाइफ के लिए आगे एम खुल जाता है। अभी हाल ही में आपको पता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सैनिक स्कूल में लड़कियों का भी एडमिशन शुरू कर दिया, जो कि एक बहुत बड़ा स्टेप है। तो मुझे खुशी होगी कि इवन कोई लड़की भी यहाँ से क्वालिफाई करके सैनिक स्कूल में एंटर करें, और इवन JNV में। ये दोनों जो इंस्टीट्यूट्स हैं अब आपको एक डिसिप्लिन्ड लाइफ का तरीका सिखाएंगे और एक आपको नया आयाम देंगे अगर आप मेहनत करेंगे। उम्मीद है आर्मी की इस कोशिश को यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं वो एक प्रैक्टिकल शेप देंगे। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए भद्रवाह में साहिर हुसैन। 16 channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. देखो कि अड़ाई ने लोग जो अज एहतजाज करने पे कि इस इलाके काफ़ी देर तो बिजली नहीं पछानी है, और ये लोग चाहते हैं कि इतने बिजली जी ठीक की है, और इसमें जो लगातार बिजली इतने एक बजुर्ग उन्होंने गल करता कि किस तरह पछानी होनी बिजली ना। तुम ना मोहम्मद अकबर, मतलब किस तरह पछानी होनी बिजली ना होने कारण इस इलाके बिजली पर सारा इदारा मुदारा जी, बिजली ना हो तो इस इलाके में एक तो बहुत सारे बच्चे जो है वो हैंडीकैप हैं, जिनको हाँ अंधेरे में इधर उधर चलना भी, पेशाब के लिए भी बहुत दिक्कत आती है। तंदुरुस्तों की तो बात दूसरी है। और बिजली ना हो तो तरह तरह की तालीमी तौर पर अब एग्ज़ाम जो हैं वो भी मौखर हैं। अब बच्चे बेचारे परेशान हैं, बिजली नहीं है तो वो एग्ज़ाम की तैयारी क्या करेंगे। पहले जी मेरा नाम शकील अहमद परे है जी, भाई साहब। मैं अड़ाई ग्रां का रहने वाला। अड़ाई ग्रां जो 3 पंचायतों उत्ते मुश्तमिल है, और इसकी आबादी जी है कम अज़ कम 10,000 तो उपर आबादी है। तो पिछले 3-4 महीने तो सानू बड़ी परेशानी आ रही है बिजली की। अजकल बर्फा हैं और तुहानू पता ही है कि विंटर जोन बच्चों को छुट्टियां पईयां दियां और बच्चे भी घर आए दिन, उन्होंने भी बड़ी परेशानी हो रही है। बिजली की परेशानी ये है कि साड़ा बदकिस्मती नाल ग्रिड स्टेशन जिहड़ा है वो लोरन है, और लोरन तो जनाब अड़ाई तुसी देख लो जियोग्राफिकली लोरन कित्थे तो अड़ाई कित्थे। तो असी एक तो PDD डिपार्टमेंट जिहड़ा है उसका जिहड़ा लोरन जिहड़ा ग्रिड स्टेशन है उसकी कैपेसिटी बहुत थोड़ी है। वो जिहड़ा है शेड्यूल नाल जिहड़ा बिजली नहीं चला रहे हैं, वो लोरन टाउन विच ज़्यादा लीडरशिप होने की वजह नाल लोरन टाउन विच मुकम्मल बिजली चलती रहती है। और जितने भी फार फ्लांग एरिए यानी रूरल एरिए न, अड़ाई हो गया, चिखड़ी बन हो गया, कोड़े नाक हो गया, पलेरा हो गया, नागानाड़ी हो गया, चिखड़ी हो गया, इन इलाकों की बिजली जी है शामी 6 बजे तो बाद कट देंगे हैं और एक बहाना करते हैं कि एरिए फॉल्ट आ गया। असी जिला इंतजामिया नू और गवर्नर इंतजामिया नू अपील करते हैं कि जिस तरह सावजियां गगड़ियां एक नया ग्रिड स्टेशन जिहड़ा कायम किया है, उस तरह अड़ाई दियां 3 पंचायतां पलेरा, बराछड़, नागानाड़ी इन्हां वास्ते जिहड़ा अड़ाई कट्ठा एक ग्रिड स्टेशन जिहड़ा है वो बनाया जाए, जिस दी वजह नाल ये तमाम परेशानी जिहड़ी है वो खत्म हो जाएगी लोगों की। तुसीं देखदे हो कि इसलै जिहड़ा भी बेनीफिशरी है, जिहड़ा भी कस्टमर है बिजली का, हर कस्टमर 400 तो उपर किराया बिजली का जिहड़ा महीने का पे कर रहा है, लेकिन फिर भी अगर उसनू बिजली ना मिले, अगर ये मुकम्मल बिजली लोगों की कट देन, अड़ाई कट्ठे तो बंद कर देन, लोगों को ये एहसास होएगा कि बिजली सानू नहीं आएगी, और दूआ कोई इंतजाम करन, कोई अपना कैरोसिन आयल खरीद के रखन। अजकल जिहड़ा कैरोसिन आयल है वो भी नहीं मिलता है, तो लोग राती जिहड़ा है अपना 6 तो लेके 10 बजे का जिहड़ा पीरियड है वो अंधेरे विच कटदे न, ते दिहाड़ी बिजली आ जाती है और एक बहाना होंदा है इस परेशानी तो निजात मिले। कुछ होर उन्होंने गल दसा, उन्होंने क्या कहना। तुसा ना सर नाम मेरा नाम फारूक अहमद है जी। फारूक, किस तरह परेशानी है बिजली?
सर बिजली की हमें हमेशा से ये बड़ी परेशानी है कि जब भी जिस दिन भी सर्दी के इस दौर में जब से भी सर्दी है तो हमें बिजली का रात को तो मिलना ही नामुमकिन है, क्योंकि हर दिन हमारी बिजली रात को काट दी जाती है। जब भी हम वक्तन फ़वक्तन किसी से फ़ोन पे बात करते हैं तो ये कहा जाता है, या तो इल्ज़ाम तराशी की जाती है कि लोरन से काट देते हैं, फिर लोरन वाले के जब हमारा रब्ता होता है तो प्लेरे वाले के कहते हैं कि प्लेरा वाले ने काट दी। तो ये हमें हर दिन ब दिन बड़ी परेशानी है। हमें रात को किसी दिन भी बिजली नहीं मिलती, तो दिन होता है तो बिजली चल जाती है, तो हम बाहर निकल के देखते हैं, कभी कहते हैं कि 33 के भी कट गई है, हम बाहर निकलते हैं तो लोरन में बिजली चल रही होती है। इस एरिया में हमारे साथ ये सख्त नाइंसाफ़ी है। हम आपके मशकूर हैं कि हमारी आप बात बालाए हुकाम तक पहुँचाएँ ताकि हमारी सुनवाई और हमारी इस परेशानी का मुआवजा हो सके। कुछ और उन्होंने गल करता तो ना क्या जी मोहम्मद आजम। आज किसकी परेशानी हुआ है बिजली ना होते? बिजली बस लोन ती छोड़े तो तदे 1 घंटा रखी, सिर्फ 1 घंटा वास्ते 500 रुपये किराया। इस वास्ते जाने फिर देखो इसमें हम क्या कर सकते। कितनी परेशानी बचे, कितनी परेशानी पड़ना है? बड़ी परेशानी है, परेशानी नहीं तो और क्या। किसी ने मोबाइल चार्ज करना है, किसी ने कुछ जाता आगे बुनो करें, लाइट है ही नहीं, पोल तो वे भी है ही नहीं, जिन वास्ते हम तड़फा वे है ही नहीं। हमारा इलाका में सिर ही नहीं गया हुआ, जो हमारा मेम्बर है समझो बिलादरी को, इसमें पूछ ले हमारा इलाका में बिल्कुल नहीं गया, पोल भी नहीं है, पोल भी नहीं। तो बच्चे पढ़ने की नहीं परेशानी होनी? बड़ी परेशानी होनी। रात वह निक्की लाइट होती है छोटी, उससे भी क्या होना है, बता दे बुझ जानी, वह भी चार्ज वे आता है बड़े चार्ज ही नहीं कहाँ बढ़ेगी। ये सारा एसटी इलाका है? सब बेस्ट। तो एक स्टूडेंट उन्होंने गल करता कि उन्होंने क्या कहना है बिजली नहीं कारण क्या परेशानी होने से बिजली नहीं? जी बिजली बहुत आती नहीं है, हमें पढ़ाई भी करते हैं तो बहुत परेशानी होती है हमें। हम कॉलेज जाते हैं, पढ़ाई नहीं हो रही हमें अच्छी तरह। क्यों पढ़ाई हो रही? जब बिजली नहीं है तो अंधेरे में बहुत मुश्किल होती है। तो इतने लोगों ने यहाँ के पूरा इलाका जो है ये एसटी पॉपुलेशन है, और ਜਿਹੜੇ लोग एसटी रहने वाले लोगों ने इन्ना की गवर्नमेंट सहूलियत देनी, लेकिन इन्ना की जी बिजली ना मिलने कारण ये लोग परेशान हो। इन्होंने कहना कि अगर एसटी ने जो फंड उन्होंने उससे जो इस इलाके की ग्रिड स्टेशन दिया जाए ताकि इस इलाके अलग ग्रिड स्टेशन बन जाए, जी 5-7 पंचायत उन्होंने लोगों की बिजली हर टाइम मिल सके, क्योंकि ये सर्दी का मौसम है। सर्दी के मौसम में लोगों की घर काफ़ी परेशानी होनी, क्योंकि बिजली ना होने कारण लोग काफ़ी परेशान हो। अस भी ये गवर्नमेंट इल्जा कर सकें कि इस इलाके जी है बिजली की सप्लाई लगातार दी जाए ताकि लोगों की परेशानियां दूर हो। मुनीश शर्मा, न्यूज़ 18 नेटवर्क, अड़ाई पंचायत, पुंछ। खबर पहाड़ों के आज के इस एपिसोड में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं बिलाल बाली। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर 4 लेन प्रोजेक्ट का काम जो है दिन रात यहां जारी है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के लिए एक बड़ा चैलेंज था रामबन बालिहाल स्ट्रेच, जिसमें 4 लेन प्रोजेक्ट का बनाना। जियोलॉजिकल एस्पेक्ट से हम बात करेंगे तो यहाँ की जियोलॉजी उतना सपोर्टिंग नहीं है जिसमें कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ फास्ट लेवल पे किए जाए, जिसकी वजह से काफ़ी समय से प्रोजेक्ट डिले में चला। लेकिन गुज़श्ता 2-3 सालों की अगर हम बात करेंगे, यहाँ पर टनलिंग का काम हो रहा है, जिसके ज़रिए इस शाहरा पे स्लाइड वाले जोन्स को बाईपास करके ट्रैफिक की आमदरफ्त के काबिल बनाया जा रहा है। इस वक्त हम पंठियाल को बाईपास करने वाला टनल T5 है, उसके अंदर मौजूद है। तकरीबन 90 से 95% जो काम है वो यहाँ मुकम्मल हो चुका है। इसका फाइनल स्टेजेस का काम जारी है। जो यहाँ पर DRIPL कंपनी और CPPL कंपनी जो यहाँ काम कर रही है, उनकी जानिब से यही कोशिश है कि इस प्रोजेक्ट की तकमील को जल्द से जल्द पूरा किया जाए ताकि आवाम को पंठियाल की इस खतरनाक स्टील टनल से गुजरना न पड़े। इस वक्त टनल के अंदर हम मौजूद है, यहाँ पर हम थोड़े से आपको ओवरव्यू भी दिखाएंगे। उसके बाद यहाँ पर ऑफिशियल से बात करेंगे कि इनकी जो मैन एंड मशीनरी है वो किस तरीके से डे एंड नाइट काम कर रही है, क्या कर उम्मीदें उनको वाबस्ता है कि आने वाले दिनों में कब तक उस प्रोजेक्ट को मुकम्मल करेंगे ताकि आवाम को राहत मिल सके। टनल के अंदर की तस्वीर हम बताएंगे। मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं कि टनल का मैक्सिमम काम यहाँ से हो गया है, शॉर्ट कंप्लीट वगैरह पूरा इसका काम जो है फाइनल स्टेजेस में है और कोशिश यही की जा रही है टनल को जल्द से जल्द बनाया जाए और आवाम के नाम वक्फ किया जाए ताकि मजदूर है यहाँ पर, इंजीनियर्स है वो जो दिन रात यहाँ काम करते हैं इस प्रोजेक्ट की तकमील के लिए। ये पूरी टीम है जो यहाँ देखती है। आप देख रहे हैं सामने से इधर काम का जो सिलसिला है जारी है, मशीनें लगी हुई है और दिन रात यहाँ पर इस प्रोजेक्ट की तकमील का काम किया जा रहा है। मैक्सिमम काम जो है वो हो चुका है। अब फाइनल स्टेज में आप देख रहे हैं वायरिंग हो रही है, पानी का ड्रेनेज वगैरह सिस्टम और लाइटिंग वगैरह का काम जारी है। ये चीज़ें अभी चल रही है और उम्मीद यही की जा रही है कि इस काम को जल्द पूरा किया जाएगा ताकि आवाम को राहत का सामान हो। तो ये तस्वीर आप जो है पंठियाल के T5 टनल के अंदर की देख रहे हैं, जहां पर काम का जो मैक्सिमम हिस्सा वो हो चुका है और अब फाइनल स्टेजेस में जो फेज़ का काम है उस पर काम इस वक्त जारी है। तो हमारे साथ यहाँ कुछ ऑफिशियल्स हैं, हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि प्रोजेक्ट कब उन्होंने शुरू किया यहाँ पर और क्या कर अपेक्षाएं उनकी आने वाले दिनों में किस तरीके से इस प्रोजेक्ट को ले रहे हैं और कब तक ये प्रोजेक्ट जो है वो पाए तकमील तक पहुँचेगा ताकि आवाम को राहत का सामान हो। सर,
प्रोजेक्ट मैनेजर है इस प्रोजेक्ट के। सर आप बताइए सर, ये प्रोजेक्ट आपके लिए कितना चैलेंज रहा, इस वक्त का स्थिति क्या है, आप किस तरीके से काम कर रहे हैं ताकि ये टनल बन जाए, क्योंकि पंडियाल लगातार चैलेंज बना हुआ है सभी लोगों के लिए। इसके बन जाने से आवाम को कितना राहत होगा, अभी की पोजीशन क्या है और कितनी चैलेंजेस आपको इस प्रोजेक्ट के दौरान है? यहाँ का जो स्टार्ट आया बहुत स्टार्ट आया है, जो डे बाई डे जब भी कभी बारिश होता है तो वहाँ पर स्लाइडिंग रोड होता है, उसके कारण आवाम को परेशानी तो है, हम लोगों को भी बहुत बड़ी परेशानी बन जाती है। इस कारण हम यही कोशिश कर रहे हैं कि ये टनल जल्दी से जल्दी हम फिनिश करें। उम्मीद करते हैं कि हम मार्च एंडिंग से पहले हम इसको तो यहाँ पर कितने लोग हैं, किस तरह के काम आपके टनल के जो कंपोनेंट्स होते हैं, क्या क्या काम किया जाता है टनल के अंदर, इस वक्त कौन सा फेज़ है और आने वाले दिनों में कौन से फेजेस जो बाकी है? जैसे आप देख रहे हैं कि हमारा ये टनल का लाइनिंग वर्क होगा ख़त्म हो गया, अभी हमने DL से स्टार्ट किया है, CPO के बाद हम 50 से स्टार्ट कर रहे हैं, तो मेरी हम नेक्स्ट वीक से 50 से स्टार्ट कर देंगे। तो जो एयरपोर्ट एक मंथ के अंदर हम उसको टनल को कोशिश करेंगे कि पूरा करें। जी, बहुत शुक्रिया हमारे से बात करने के लिए प्रोजेक्ट मैनेजर। क्वालिटी हमारे जो देखते हैं सर, हम आपसे बात करने की कोशिश करेंगे। सर ये प्रोजेक्ट है यहाँ पंडियाल, ये रॉक बहुत समय से ये चल रहा है, डिस्टर्बिंग है, तो क्वालिटी के एतबार से आप किन पैरामीटर्स का ध्यान रख रहे हैं ताकि ये सेफ टनल रहे और आने वाले दिनों के लिए आवाम को कोई परेशानी नहीं और उनका परफॉर्मेंस पे उसका असर पड़ता है। चलिए बहुत शुक्रिया। तो क्वालिटी की टीम की तरफ से बात हुई कि हर एक पैरामीटर को बारीकी से देखा जाता है ताकि आने वाले दिनों में ये टनल बहुत सेफ रहे, आवाम जो है आराम से इससे सफ़र कर सके, क्योंकि माजी में हमने देखा है कि पंडियाल ने सैकड़ों जाने यहाँ पर ली है। ये टनल बन जाता है तो आवाम के लिए तो राहत की बात है ही है, वहीं पर जम्मू कश्मीर की इकॉनमी के लिए भी एक बहुत बड़ा फैक्टर बनेगा, क्योंकि जो ही बारिशें होती हैं तो रोड कई दिन बंद होता है, जिसकी वजह से जम्मू और कश्मीर की इकॉनमी में बहुत असर पड़ता है, क्योंकि ये वाहिद लाइफलाइन है जम्मू कश्मीर का जो 12 महीने चलता है। बाकी अगर मुगल रोड की बात करेंगे, सिंथल रोड की बात करेंगे, वो तकरीबन 6 महीने तक बंद रहता है। तो इस प्रोजेक्ट का